अरे मम्मी, क्या बताऊं। अब त्योहार का नाम सुनते ही मेरे तो पसीने छूट जाते हैं। अब बताओ, दिवाली आ रही है, कितनी साफ सफाई करनी होगी और कितनी ही चीजें बनानी होंगी। इन्हीं सब चीजों से तंग आकर मैं शहर में बस पति और बच्चों के साथ रहना चाहती थी कि सब बाजार से खरीद लाऊंगी। पर नहीं, ससुर जी क्या गुजरे, तुम्हारे दामाद ने तो मेरे सिर पर अपनी माँ और बहन को लाकर पटक दिया। किसी तरह नन्नत की शादी हुई, पर ये बुढ़िया तो मेरे कलेजे पर बैठी है, ना जाने कब मरेगी। प्रीति अपनी माँ कामिनी जी से कहती है। कामिनी जी बोली, मुझे नहीं लगता तेरी सास इतनी जल्दी मरने वाली है। देखा नहीं तूने, तेरे ससुर जी बिल्कुल स्वस्थ थे, वो कैसे चटपट निकल गए। और तेरी सास को कितनी बीमारियां हैं, पर देख कैसे आराम से बैठी है। और बेटा, तू त्योहार में अकेली क्यों खटेगी, अपनी सास से भी करवा कुछ काम। मैं तो कहती हूँ दिवाली से पहले अपनी ननद नैना को बुलाओ और दोनों माँ बेटी से पूरे घर की साफ सफाई करवा लो। फिर किसी न किसी बहाने ननद को वापस भेज देना। प्रीति बोली, सही कहती हो माँ आप। मैं अभी नैना को उसकी माँ से मिलने के बहाने बुलाती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे दामाद को इस बारे में पता चल गया तो। कामिनी जी बोली, बेटा तुम बिल्कुल मेरी तरह सीधी सादी हो, बहुत जल्दी डर जाती हो। अरे ये सब बातें हम दोनों के बीच में है, तो दामाद जी को कैसे पता चलेगा, तुम भी ना। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। प्रीति अपनी सास विमला जी से बोली, मम्मी जी बहुत दिन हो गए, नैना नहीं आई, कुछ रोज के लिए उसे यहाँ बुला लीजिए, आपका भी मन लगेगा। विमला जी बोली, बहू उसका आना तो मुश्किल होगा, पूरे घर की जिम्मेदारी वो अकेली संभालती है। प्रीति बोली, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं घर नहीं संभालती। मैं भी सब करती हूँ, फिर भी अपनी माँ के लिए वक्त निकाल ही लेती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ बेटियां बस लेना जानती हैं, सब मेरे जैसी नहीं होती। देख लीजिए, फिर मत कहिएगा कि बहू ननद की इज्जत नहीं करती। विमला जी ने नैना को फोन किया और बोली, बेटा बहुत दिन हो गए हैं, तुम मुझसे मिलने नहीं आई। नैना बोली, माँ 2 अक्टूबर की ऑफिस और स्कूल में छुट्टी है, तो मैं शनिवार को आ जाऊंगी, फिर 2 दिन आपके साथ रह लूंगी, ठीक है। हफ्ते भर बाद नैना अपने मायके आई। प्रीति ने नैना को चाय नाश्ता सब दिया, तो विमला जी और नैना दोनों हैरान हो गए। प्रीति बोली, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं आप लोगों के लिए कभी कुछ करती ही नहीं। नैना बोली, अरे नहीं नहीं भाभी, आप इतना परेशान क्यों हो रही है, आप कहो तो मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। प्रीति बोली, नहीं नहीं दीदी, आप लोग बातें कीजिए, तब तक मैं दोपहर के खाने की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर प्रीति रसोई में चली गई और सोचने लगी कि अब कैसे इनसे घर का काम करवाऊं। अगले दिन प्रीति सिर पर दुपट्टा बांध रसोई में आई, तो विमला जी बोली, अरे बहू ये क्या हुआ। अब क्या बताऊं मम्मी जी, कल रात से चक्कर आ रहे हैं, ऊपर से घर में इतना काम है, कैसे होगा सब। विमला जी बोली, क्या काम है बहू। प्रीति बोली, मम्मी जी आप भूल रही हैं, दिवाली आने वाली है, सारी साफ सफाई बाकी है, पर्दे धोने हैं, जाले साफ करने हैं और रसोई भी साफ करनी है। कोई नहीं है जो मेरी मदद कर दे। तभी नैना कमरे से बाहर निकली और बोली, अरे भाभी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं और माँ सारी साफ सफाई कर लेंगे, और जहाँ तक बात खाने की है मैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। प्रीति बोली, नहीं नहीं दीदी, आपसे कैसे काम करवा सकती हूँ मैं, मम्मी जी को बुरा लग जाएगा। नैना बोली, अरे नहीं लगेगा भाभी, जाओ आराम कर लो आप। प्रीति मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। नैना और विमला जी एक एक करके सारा काम करने लगी। रात तक काम खत्म हुआ, तब तक प्रीति अपने कमरे से निकली तक नहीं। विमला जी नैना से बोली, बेटा छोड़ दे ये काम, मैं जानती हूँ ये सब बहू की चाल है, इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ बुलवाया। नैना बोली, कोई बात नहीं माँ, भाभी के लिए हम पराए हैं, पर मेरे लिए ये घर और घर वाले अपने हैं, फिर काम करने में कैसी शर्म। विमला जी बोली, वो बात तो सही है बेटा, पर बहू के लिए उसके मायके वाले अपने और हम पराए क्यों हो जाते हैं। नैना बोली, कोई बात नहीं माँ, लगभग सारा काम खत्म हो गया है, बस पर्दे ही तो धोने हैं, वो मैं कल सुबह जल्दी उठकर धो दूंगी। जाइए आप अब आराम कीजिए, मैं रात का खाना बना देती हूँ। बेचारी नैना सोच रही थी, बेटियां मायके जाती है तो आराम से 2 दिन वहाँ बिताती है, पर यहाँ तो मानो उसकी रेल ही हो गई। लेकिन अपनी माँ के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। अगले दिन नैना ने घर के सारे पर्दे धो दिए। सुबह का नाश्ता बना। नैना चाय लेकर जब भाई के दरवाजे पर दस्तक देने गई तो प्रीति बोली,
क्या हुआ दीदी, क्यों दरवाजा पीट रही है? छुट्टी का दिन है, आपके भाई को एक दिन तो मिलता है और आप हैं कि। नैना बोली, भाभी सुबह के 10 बज गए हैं, मैंने नाश्ता बना दिया है, मुझे लगा चाय दूंगी तो आप लोग जाग जाएंगे। प्रीति बोली, ठीक है, अगर नाश्ता बनाया भी है तो अकेले मेरे लिए नहीं, अपनी माँ, अपने भाई और अपने घर के लोगों के लिए ही तो बनाया है, फिर जताने की क्या जरूरत है। तभी नैना का भाई विनोद बोला, अरे नैना, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। नैना बोली, नहीं भाई, अब माँ को नाश्ता करवा देती हूँ, फिर मैं भी निकलूंगी। और भाभी घर के सारे पर्दे, सोफा कवर सब धोकर मैंने धूप में डाल दिए हैं, बस आप उठा लीजिएगा क्योंकि मुझे अब ससुराल के लिए निकलना है। विनोद बोला, नैना तुम तो सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। नैना बोली, भाई ये मेरा अपना घर नहीं है क्या, भला अपने घर के काम करने में कैसी शर्म। कुछ बहुएं होती हैं जो अपने मायके वालों को अपना और ससुराल को पराया समझती हैं, पर मेरे लिए तो जैसा मेरा ससुराल वैसा ही मायका। चलो अब माँ को नाश्ता दे देती हूँ। माँ को खाना खिलाकर, दवाई देकर और उनकी सभी चीजों को व्यवस्थित करके नैना ससुराल जाने लगी तो विमला जी की आंखें नम थीं। प्रीति तो अपने कमरे से बाहर निकलकर झांकने तक नहीं आई। विमला जी बोली, देखा, मैंने कहा था ना, प्रीति हमसे बस काम निकलवाना जानती है। नैना मुस्कुराते हुए बोली, माँ छोड़ो ना उन बातों को, जैसी जिसकी सोच, आप अपना ध्यान रखना। इतना कहकर नैना अपने ससुराल के लिए निकल गई। अगले दिन प्रीति को उसकी माँ कामिनी जी का फोन आया तो प्रीति हंसकर उन्हें सारी बात बता रही थी। बगल वाले कमरे में बैठी विमला जी ये सब सुनकर बहुत दुखी हुई। उनकी आंखें भर आई कि ये कैसी बहू है जो अपने मायके वालों को अपना और हमें पराया समझती है। समय बीता। कुछ ही दिनों बाद नैना के ससुर जी का देहांत हो गया, जिस वजह से विमला जी भी यहाँ दुखी थी। शाम में प्रीति विमला जी से बोली, मम्मी जी इस बार गुजिया, नमक पारे और मठरी भी बनानी है, अब ये मत कहिएगा कि आपके हाथ पैर में दर्द हो रहा है। विमला जी बोली, बहू तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम जानती हो ना नैना के ससुर जी का देहांत हो गया है, ऐसे में हम त्योहार कैसे मना सकते हैं, उसके घर में मातम है और हम अपने घर में दिवाली मनाएंगे। प्रीति बोली, तो ससुर जी उनके मरे हैं, मेरे नहीं, मैं अपने घर में त्योहार क्यों नहीं मना सकती। वैसे भी बेटी के ससुराल में अगर मौत हो जाए तो क्या मायके वाले साल भर मातम मनाएं। और अब इस बात को कितने दिन तो हो गए, आप बस बहाने ढूंढती हैं। आपको पता है ना बाजार में मिठाइयाँ कितनी महंगी मिलती हैं। अरे ऐसे क्या आप लोगों पर कम खर्च होता है जो आप अपने बेटे की जेब ढीली करने पर लगी है। चलिए और तैयारी कीजिए। विमला जी दुखी मन से बहू के साथ रसोई में चली गई। प्रीति ने सारा सामान निकाला, पल भर विमला जी के साथ बैठी और फिर कुछ बहाना बना वहाँ से उठकर चली गई। नमक पारे, मठरी सब कुछ विमला जी ने अकेले बनाया। फिर बहू को आवाज लगाई और बोली, बहू गुजिया अकेले से नहीं बन सकती, तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। प्रीति बोली, खाते वक्त तो आप किसी की मदद नहीं ढूंढती हैं, ना जाने क्यों नैना दीदी के ससुर को भी अभी मरना था, दिवाली के बाद मर जाते, कम से कम वो आकर आपकी मदद तो कर देती। चलिए आप गुजिया बनाकर देती जाइए, मैं तल देती हूँ। त्योहार के दिन प्रीति ने प्लेट में सारी मिठाइयाँ सजा कर रखी। जैसे ही विमला जी बाहर आई और मिठाइयों पर नजर डाली, प्रीति बोली, खबरदार बिना मुझसे पूछे कुछ मत लीजिएगा, ऐसे भी आपको डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की समस्या है। आपके लिए मैंने अलग से डब्बे में कुछ बताशे रख दिए हैं, उसी से मुंह मीठा कर लीजिएगा। इतना कहकर वो लोगों को मिठाइयाँ देने चली गई। वक्त बीता, नया साल आने वाला था। एक दिन प्रीति को कामिनी जी का फोन आया कि उसके पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। शाम में प्रीति अपनी सास से बोली, मम्मी जी मैं कुछ रोज के लिए मायके जाना चाहती हूँ, आप यहाँ देख लीजिएगा। विमला जी बोली, बहू कुछ ही दिनों में वापस आ जाना, नया साल भी आने वाला है और तुम तो जानती हो घर में पूजा होती है। प्रीति गुस्से में चिल्लाई, आपका दिमाग खराब हो गया है, मेरे पापा की वहाँ तबीयत ठीक नहीं है और आपको नए साल की पड़ी है। अरे आपकी बेटी का ससुर मर गया तो आप दुख मनाती हैं, और मेरे पिता की तबीयत खराब है तो आपको त्योहार मनाना है। आपको इस घर में रहना है या घर से निकाल दूं। विनोद बोला, प्रीति तुम माँ से कैसे बात कर रही हो। प्रीति बोली, तुम्हारी माँ सठिया गई है, अपनी बेटी का घर इन्हें अपना लगता है और मेरे माँ बाप इन्हें बुरे लगते हैं। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और ये मैं कह रही हूँ जैसे इन्हें तुम यहाँ लेकर आए थे वैसे ही वापस गाँव पहुँचा दो। इनकी शक्ल देखने की मेरी इच्छा नहीं होती,
मनहूस कहेंगी, जब से यहाँ आई है मेरा जीना हराम कर रखा है। गुस्से में बड़बड़ाती हुई प्रीति अपने मायके चली गई। विनोद बोला, माँ उसकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम तो जानती हो वो कितने गर्म मिजाज की है। विमला जी बोली, बेटा मेरा एक काम करेगा? विनोद बोला, हाँ माँ बोलो। मुझे सच में गांव पहुंचा दे बेटा, वहाँ घर है, खेती बाड़ी है, किसी चीज की कमी नहीं है। तेरे बाबूजी के साथ वहाँ जितना भी वक्त बीता बड़े सुख से रहती थी। यहाँ मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। बस इतना ध्यान रखना, इसी शहर में तुम्हारी बहन है तो बस उससे मिलते जुलते रहना। विनोद ने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, पर विमला जी बोली, बेटा अगर तुम मुझे सुखी देखना चाहते हो तो सही में मुझे गांव पहुंचा दो। वहाँ कम पैसों में भी मेरा गुजारा हो जाएगा और वहाँ मैं सम्मान से जी पाऊंगी। इतना कहते कहते विमला जी की आंखें भर आई। विनोद को भी यही बात सही लगी। वो बोला, ठीक है माँ, प्रीति को आने दो, उसके बाद मैं तुम्हें गांव पहुंचा दूंगा। 4 दिन बाद प्रीति वापस लौटी तो विमला जी का सामान बंधा हुआ था। वो कमरे में जाकर अपने पति से बोली, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विनोद बोला, माँ गांव जाना चाहती है, वैसे भी तुम्हारी उनसे जमती नहीं है, इसलिए फैसला किया है कि माँ को वहीं छोड़ाऊं। प्रीति बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर ये चली जाएंगी तो घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। विनोद बोला, तुम माँ को बस उनसे काम करवाने के लिए यहाँ रखना चाहती हो? प्रीति बोली, तुम समझते क्यों नहीं? अगर वो गांव गई तो सोच लो, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। विनोद बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? प्रीति बोली, तुम्हारे गांव वाले तो इसी ताक में बैठे हैं कि कब वो गांव आए ताकि वे लोग और तुम्हारी बहन मिलकर उन्हें हमारे खिलाफ भड़काएं। फिर या तो तुम्हारी माँ सब कुछ तुम्हारी बहन के नाम कर देंगी या फिर जो उनकी सेवा करेगा उनके नाम कर देंगी। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। कुछ तो हमारे बच्चों के बारे में सोचो। अरे जितने दिन हमने उनकी सेवा करनी थी कर दी, अब अपने बारे में सोचो। सच कहा है किसी ने, लालच का कीड़ा जब काटे तो इंसान को पता नहीं चलता। विनोद के मन में भी लालच आ गया। वो विमला जी के कमरे में आकर बोला, माँ आप गांव जाकर क्या करोगी? वहाँ आपकी देखभाल कौन करेगा? और अगर आपको कुछ हो गया तो रिश्तेदारों की 4 बातें हमें अलग से सुननी पड़ेंगी। विमला जी ने एक नजर बहू की तरफ डाली और वो सब समझ गई। वो बोली, बेटा पर तुम तो मेरी बात से सहमत थे, फिर अब क्या हो गया? प्रीति बोली, नहीं मम्मी जी, हम आपको अकेले वहाँ नहीं भेज सकते, वहाँ आपकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। विमला जी बोली, पर बहू मेरा यहाँ मन नहीं लगता है, मैं खुद को किसी पिंजरे में कैद पंछी जैसा महसूस करती हूँ। प्रीति एक पल को रुकी और कुछ सोचकर बोली, ठीक है, हम आपके रहने का ऐसी जगह इंतजाम करेंगे जहाँ आपका मन भी लगेगा। फिर तो ठीक है, पर 2-3 दिन रुक जाइए, जैसे ही इंतजाम हो जाएगा आपको बता दूंगी। इतना कहकर वो अपने कमरे में आराम करने चली गई। विमला जी को बहू की ये बात खटकने लगी। उन्हें शक हुआ कि कहीं बहू के दिमाग में कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही है, क्योंकि अभी अभी वो अपने मायके से होकर आई है। रात में विनोद बोला, तुमने माँ से कह तो दिया, पर कहाँ भेजोगी उन्हें? नैना के घर में तो पहले से ही उसकी सास रह रही है। प्रीति बोली, वो तो मुझे भी मालूम है, तुम्हारी बहन बस लेना जानती है, करना तो कुछ जानती नहीं। क्यों ना उनको वृद्ध आश्रम भेज दे, लेकिन उससे पहले जमीन और घर के कागजातों पर उनसे दस्तखत करवा लो, ताकि बाद में परेशानी ना हो। विमला जी का शक सही निकला। उन्होंने अपने बेटे बहू की सारी बातें सुन ली। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को फोन किया और बोली, अभी मेरे शरीर में इतनी ताकत है कि मैं अपने फैसले खुद ले सकूं। नैना बोली, माँ आपने क्या फैसला लिया और अब क्या करने की सोच रही है? विमला जी बोली, ये लोग बहुत देर तक सोते रहते हैं, मैं सुबह वाली बस से वापस गांव जा रही हूँ, बस तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम परेशान ना हो। इतना कहकर उन्होंने फोन रख दिया। बेटे बहू ने सोचा भी नहीं होगा कि एक कमजोर माँ इतना बड़ा फैसला ले सकती है। विमला जी का सामान बंधा हुआ था। वो सुबह सुबह घर से निकल गई। जब सब 10 बजे उठे तो विमला जी को ढूंढने लगे, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं था। प्रीति ने नैना को फोन किया। नैना बोली, मुझसे क्या पूछ रही हो भाभी? तुमने ऐसा कुछ तो किया होगा जिसके कारण माँ घर छोड़कर चली गई, और जब माँ से तुम लोगों को लगाव ही नहीं है तो उन्हें क्यों ढूंढ रही हो? माँ के साथ जो तुम लोगों ने किया है उसके बाद अब मेरे साथ भी तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। प्रीति विनोद से बोली, जरूर मम्मी जी ने हमारी बात सुन ली होगी। विनोद बोला,
नहीं नहीं, माँ को गांव जाने का मन था, हो सकता है वो गांव चली गई हो। प्रीति बोली, जल्दी से जल्दी गांव चलने की तैयारी करो, कहीं बुढ़िया कोई गलत कदम ना उठा ले। आनन फानन में प्रीति ने अपने बच्चों को मायके भेज दिया और ससुराल के लिए निकल गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा विमला जी बरामदे में बैठी 2-3 औरतों के साथ ठहाके लगा रही थी। मम्मी जी, ये क्या बचपना है, आप बिना बताए घर से निकल गई और यहाँ मजे कर रही हैं। बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, ये तो सुना था, पर आपकी तो मति ही भ्रष्ट हो गई है। एक महिला बोली, हे भगवान, अपनी सास से कैसे बात कर रही है, इसीलिए विमला बहन वहाँ से यहाँ आ गई। दूसरी बोली, जब यहाँ हम सबके सामने ये अपनी सास से ऐसे बर्ताव कर रही है तो सोचो अकेले में इनकी क्या हालत करती होगी। विनोद बोला, माँ, आपसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। विमला जी ने विनोद को एक थप्पड़ लगाया और बोली, मुझे भी तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। विनोद बोला, आप कहना क्या चाहती हैं? विमला जी बोली, तुम दोनों मेरी संपत्ति हड़प कर मुझे वृद्धाश्रम भेजने के चक्कर में थे। अरे जिन रिश्तेदारों को तुम लोग गालियां दे रहे थे उन्हें बस मैंने खबर की और देखो घर की साफ सफाई, खाना पीना, सबका इंतजाम उन लोगों ने मेरे लिए करके रखा। प्रीति बोली, उन्होंने किस लालच में ये सब इंतजाम किया है क्या मुझे मालूम नहीं? और एक बात जान लीजिए, बिना हमें बताए आप किसी को कुछ नहीं दे सकती। विमला जी ने दूसरा थप्पड़ बहू को जड़ दिया और बोली, तू होती कौन है मुझ पर अधिकार जमाने वाली? अरे जो अपने मायके वालों को अपना और हमें पराया समझे उसे संपत्ति में कैसे हिस्सा मिल सकता है? जाओ अपने मायके वालों से हिस्सा मांगो। और ये मेरे रिश्तेदार हैं, तुम्हारी तरह इंसान के रूप में लालची भेड़िए नहीं। और तुम भी सुन लो विनोद, जो फर्ज निभाता है वही हिस्सा भी पाता है। तुम्हारे हिस्से का जो भी होगा वो तुम्हें मिल जाएगा, पर मेरे मरने के बाद। प्रीति बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? विमला जी बोली, अगर सुनना चाहती हो तो साफ साफ सुनो। मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी संपत्ति मेरी ही रहेगी। मेरे मरने के बाद खेत और जमीन का आधा हिस्सा तुम दोनों भाई बहन को मिल जाएगा। प्रीति झट से बोली, और ये हवेली? विमला जी बोली, ये मैं अपनी बेटी के नाम कर रही हूँ ताकि मेरे मरने के बाद वो यहाँ बूढ़ी औरतों के लिए आश्रम बनवाए। प्रीति बोली, वाह, बेटी को जमीन और खेत में हिस्सा और ये हवेली भी, और हमें इतना कम, जबकि आप हमारे साथ रहती थी। विमला जी बोली, बेशर्म औरत, साल भर की खेती का जो पैसा आता था वो कौन रखता था? बढ़िया ही हिस्सा लेने वाली। निकलो यहाँ से तुम दोनों। यही व्यवहार रहा तो जो दे रही हूँ वो भी नहीं दूंगी। देखती हूँ तुम्हारा अपनी ननद के साथ कैसा व्यवहार रहता है, फिर मैं निर्णय लूंगी कि वो आधा हिस्सा भी तुम्हें मिलना चाहिए कि नहीं। अब चले जाओ यहाँ से, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। विनोद हाथ जोड़कर अपनी माँ से माफी मांगता रहा, पर विमला जी ने उसे माफ नहीं किया और उठकर वहाँ से चली गई। विनोद ने प्रीति का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अब यहाँ से। ज्यादा लालच का नतीजा यही होता है। मैंने तुमसे कहा था शराफत से माँ को गांव जाने दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। आखिरकार दोनों को खाली हाथ लौटना पड़ा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।